हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। सुरेश को शहर में जहाँ भी पेड़ दिखाई देता वो उसे काटने लगता। आज तो खूब बड़ा पेड़ मिल गया लकड़ियाँ काटने को। अब ज्यादा लकड़ियाँ काट कर मैं बाजार में बेच आऊंगा, जिससे मुझे अच्छे रुपए मिल जाएंगे। लेकिन शाम में लकड़ियाँ बेचने पर उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जो भी थोड़े बहुत रुपए होते उसे उन्हीं में संतोष करना पड़ता। वैसे तो ये रुपए भी कम हैं और आजकल इतने रुपए में जीवन चलना मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी अगले 2 दिन के लिए ये रुपए काफी हैं। इसमें 2 दिन का खाना पीना हो जाएगा। हालांकि उसकी पत्नी उससे जरा भी खुश नहीं थी और वो उसे समझाती रहती थी उसे अब ज्यादा कमाने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमारी बेटी बड़ी हो रही है और आप अभी भी ये लकड़ियाँ काटने में लगे हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करता? मुझे पता है आप कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ कोशिश काफी नहीं है ना। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है। कुछ सोचा है आपने उसके भविष्य के बारे में? लकड़ियाँ काट कर जो मिलता है उससे गुजारा हो जाए वही बहुत है। और क्या सोचूं मैं इससे ज्यादा? अपने लिए ना सोचिए, मेरे लिए ना सोचिए, लेकिन बेटी के लिए तो सोचिए। उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, मैं कल बात करता हूँ इस बारे में तुमसे। अगले दिन जब सुरेश लकड़ियाँ काटने जाता है तब अपनी पत्नी की कही बात पर विचार करता है। मेरी पत्नी सही कह रही है, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई में वैसे ही काफी देर हो चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से उसका दाखिला किसी स्कूल में कराना पड़ेगा और इसके लिए मुझे कुछ रुपए भी जोड़ने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे ज्यादा रुपए कमाने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा और कोई काम क्या ढूंढा जाए? सुरेश का सारा दिन यही सोचने में निकल जाता है कि घर पर उसकी पत्नी उससे फिर इसी बारे में बात करती है। सुनिए, आपने कुछ सोचा है कि क्या करना है बेटी के भविष्य का? उसको स्कूल में दाखिला दिलाना है कि नहीं? पढ़ने लिखने भेजना है कि नहीं? अगर आप इसी तरह चलते रहे तो वो कभी नहीं पढ़ पाएगी। देखो, मुझे और कोई काम तो मिल नहीं रहा है, तो अभी मैं एक ही काम करता हूँ। मैं कल से और ज्यादा लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ, जिससे हम उन्हें बाजार में बेचकर ज्यादा रुपए कमा लेंगे। ये भी कोई तरीका है? कितनी ही लकड़ियाँ काट लेंगे आप एक दिन में? कुछ तो काट ही लूंगा, और अगर ज्यादा काम भी करना पड़ा तो वो भी कर लूंगा। अब सुरेश ज्यादा लकड़ियाँ काटने के लिए शहर में बड़े बड़े पेड़ ढूंढता है। ऐसे ही उसे एक जगह एक बड़ा आम का पेड़ दिखता है। ये पेड़ सही लगता है और ये पेड़ भी आम का है, तो इसकी लकड़ियाँ भी अच्छे दामों पर बिकेंगी। मैं इस पेड़ की लकड़ियाँ काटता हूँ। सुरेश लकड़ियाँ काटने लगता है। इतने में ही वहाँ एक आदमी आ जाता है। अरे, क्या कर रहा है तू? मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। किससे पूछकर तू ये लकड़ियाँ काट रहा है? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? ये पेड़ तो सड़क पर है ना, इसलिए मैं इसकी लकड़ियाँ काट सकता हूँ। नहीं, तुम यहाँ लकड़ियाँ नहीं काट सकते। जाओ किसी जंगल और वहाँ लकड़ियाँ काटो। आज तक तो ऐसा किसी ने नहीं कहा है मुझसे। मैं तो हर जगह लकड़ियाँ काटता हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तुम लकड़ियाँ नहीं काट सकते हो। जाओ और कहीं और लकड़ियाँ काटो जाके। मैं तो यहीं लकड़ियाँ काटूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाइए यहाँ से। और वैसे भी आज से मुझे ज्यादा लकड़ियाँ काटनी है। आप जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो आदमी वहाँ से चला जाता है और सुरेश पेड़ काटने लगता है। ऐसे ही कोई किसी को भी पेड़ काटने से रोक थोड़ी ना सकता है। पेड़ किसी का है थोड़ी ना, ये तो सड़क पर लगा है, इसलिए मैं काट ही सकता हूँ। सुरेश पेड़ काट ही रहा होता है कि तभी वो आदमी कुछ लोगों को लेकर वहाँ आ जाता है। देखो दोस्तों, ये पेड़ काट रहा है। जब मैंने इसे समझाया तो ये मुझसे बोला कि देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है पेड़ काटने से। अब इतने लोगों को साथ देखकर सुरेश डर जाता है। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। मैं तो हमेशा ही पेड़ काटता रहा हूँ, लेकिन कभी किसी ने मुझे नहीं रोका है। लेकिन आज हम रोकेंगे तुझे। देखते हैं कि तू कैसे ये पेड़ काटता है। मारो इसे। इतने में सभी लोग मिलकर सुरेश को मारने लगते हैं। अब से मैं कभी ये पेड़ नहीं काटूंगा। आप लोग मुझे जाने दीजिए। गलती हो गई मुझसे। ठीक है, ठीक है, चल उठा ये लकड़ियाँ और निकल जाए यहाँ से। सुरेश काटी हुई कुछ लकड़ियां लेकर वहां से चल देता है और बड़ा ही दुखी होता है।
ये क्या बात हुई इन लोगों की? इन्होंने मुझे बेवजह ही मारा है। मैं अब कल से यहाँ पेड़ काटने नहीं आऊंगा। सुरेश निराश वहां से थोड़ी ही दूर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। बहुत दर्द हो रहा है। बड़ा मारा है इन लोगों ने मुझे। अब तो मैं सच में यहाँ लकड़ियाँ काटने नहीं आऊंगा। तभी उसके हाथ में लकड़ियां देख उसके पास एक साधु आते हैं। बेटा, ये लकड़ियाँ किस पेड़ की हैं? ये आम की लकड़ियाँ हैं। क्यों, क्या हुआ? आप भी मुझे मारने आए हैं? मार लीजिए, इतने लोगों ने तो मुझे मार ही लिया है। क्या बातें कर रहे हो बेटा तुम? मैं तो कुछ काम से आया हूँ। कैसा काम? क्या तुम मुझे ये सारी लकड़ियाँ दे सकते हो? अरे वाह, मैंने अपनी जान पर जोखिम लेकर ये लकड़ियाँ काटी हैं, ऊपर से इन लकड़ियों के लिए मार भी खाई है, और आपके कहने पर मैं ये लकड़ियाँ आपको दे दूं? नहीं नहीं, मुझे ये बाजार में बेचनी है, तभी मुझे कुछ रुपए मिलेंगे और तभी तो मेरा घर चलेगा। बेटा, मुझे आम की लकड़ियों की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास अभी रुपए नहीं हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ। क्या ही दे सकते हैं आप मुझे? तुम मुझे लकड़ियाँ दोगे तभी मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। देखिए, अगर आपकी दी हुई चीज इन लकड़ियों से ज्यादा कीमत की हुई तभी मैं आपको लकड़ियाँ दूंगा, वरना मैं आपको लकड़ियाँ नहीं दूंगा। साधु सुरेश को अपनी माला देते हुए कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये लो मेरी माला ले लो। मुझे इस वक्त लकड़ियों की जरूरत है, इसलिए मैं ये माला तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन आपकी ये माला मेरे किस काम की है? ये बहुत कीमती माला है। तुम इस माला को हमेशा अपने साथ रखना और तुम्हें अपने काम में बहुत तरक्की मिलेगी। सुरेश उस माला को बहुत ही गौर से देखता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये लकड़ियाँ देता हूँ, लेकिन अगर ये माला बेकार हुई तो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ शहर के सबसे बड़े मंदिर में कल एक पूजा है। मैं उस मंदिर में पूजन के लिए ये लकड़ियाँ मांगने आया हूँ। अगर तुम्हें लगे कि ये माला कम कीमत की है तो तुम उस मंदिर आकर मुझे माला दे जाना। सुरेश वो माला ले लेता है और साधु को वो लकड़ियाँ दे देता है और उनके जाने के बाद सोचता है, हे भगवान, काश ये माला बहुत कीमती हो, क्योंकि वो लकड़ियाँ कम से कम भी नहीं तो 500 रुपए की थी। अब ये माला भी कम से कम नहीं तो 1000 रुपए की होनी चाहिए, वरना मुझे लगेगा कि मेरा नुकसान हो गया। सुरेश बड़ी उम्मीदों से वो माला अपनी पत्नी को दिखाकर उसे सारी बात बताता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है। मतलब तुम्हें एक साधु बाबा ने कुछ भी कहा और तुम मान गए? कैसे मूर्ख हो तुम। उन्होंने सच में कहा है कि ये माला रखने से काम में तरक्की मिलेगी, और तो और ये माला बहुत कीमती है, और अगर ये माला कम कीमती हुई तो मैं ये माला कल उन्हें वापस कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो जाओ इस माला की कीमत का पता लगाओ। हाँ, मैं तुरंत ही जाकर सुनार से पता करता हूँ कि ये माला कितने की है। सुरेश शहर में एक सुनार के पास माला दिखाने जाता है। माला अच्छे से देखकर सुनार सुरेश से कहता है, बड़ी कीमती माला है, तुम चाहो तो इसे मुझे बेच सकते हो। क्यों, ऐसा क्या है इस माला में? ये माला कीमती मोतियों की है, इसलिए इसके तुम्हें अच्छे रुपए मिल जाएंगे। तुम चाहो तो ये माला मुझे बेच दो। मुझे एक बार अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा, अगर वो हाँ करेगी तभी बेचूंगा। ठीक है, तुम जाकर अपनी पत्नी से पूछ लो। सुरेश तुरंत ही अपनी पत्नी के पास आता है और उसे ये सब बताता है। ये माला बहुत कीमती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे नहीं बेचना चाहिए। साधु ने भी ये माला देते वक्त मुझसे कहा था कि ये माला बहुत अनोखी है और पुरानी है। अगर मैं ये माला अपने पास रखूंगा तो शायद हमारा वक्त बदल जाए। तुम पागल हो? फिर से साधु की बातें करने लगे। अगर ये माला तुम नहीं बेचोगे तो हम खाएंगे क्या? रुपए कहाँ से आएंगे? तुम पागल हो गए हो? जाओ इसे बेच कर आओ। वैसे कह तो तुम भी सही रही हो, ये माला नहीं बेचूंगा तो रुपए कहाँ से आएंगे? आज तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया है, और जिस तरह लोगों ने मुझे मारा है, मुझे नहीं लगता मैं कल भी लकड़ियाँ काट पाऊंगा। ठीक है, मैं अभी इसे बेच कर आता हूँ। सुरेश माला बेचने वापस सुनार के पास जाता है। मैं तुम्हें इस माला के 50,000 दे सकता हूँ। 50,000 रुपए सुनते ही सुरेश के होश उड़ जाते हैं। 50,000? ठीक है, आप ये माला रख लीजिए और मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। सुनार तुरंत ही माला लेकर सुरेश को 50,000 रुपए दे देता है।
और सुरेश बड़ी खुशी से घर पहुंचकर वो 50,000 रुपए अपनी पत्नी को दे देता है। ये देखो कितने सारे रुपए हैं। सुनार ने मुझे पूरे 50,000 रुपए दिए हैं उस माला के बदले। देखा, अब हमारी किस्मत खुली ना। आखिर कुछ रुपए तो आए हैं। अब हम इन रुपयों से अच्छे से रहेंगे। कम से कम अब हमें कुछ महीने चिंता करने की आवश्यकता तो नहीं है। इतने रुपए में हम साल भर बिना काम के अपना गुजारा कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो। आपको एक साथ 50,000 रुपए जो मिल गए, सच में ये तो भाग्य खुलने जैसा हो गया। कुछ महीनों तक सुरेश और उसकी पत्नी मजे से जिंदगी काटते रहते हैं, लेकिन फिर लगभग 4 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन फिर उसकी पत्नी को चिंता होती है। मैं सोच रही थी, एक समय तो ये रुपए खत्म हो ही जाने हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ, ये बात तुमने सही कही है। मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना इन रुपयों का हम कुछ इस्तेमाल कर लें। लेकिन हम इन रुपयों से करेंगे क्या? मैं एक काम करता हूँ, इन रुपयों को बच्ची के लिए जोड़ कर रख देता हूँ और कल से मैं फिर लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता हूँ। मतलब आप हमें उस दुख भरी जिंदगी में वापस ले जाएंगे? ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना तो मेरी ही गलती है। अरे तुम समझो तो, कुछ दिनों में फिर सब ठीक हो जाएगा। जाइए जाइए, वो तो साधु बाबा की माला मिल गई तो जिंदगी पिछले कुछ महीने थोड़ी ठीक हो गई, वरना आपके भरोसे तो पता नहीं हालात कभी ठीक होने वाले भी थे। पत्नी के तानों के बावजूद सुरेश वापस लकड़ियां काटने लगता है और उस दिन उसे रास्ते में फिर वही साधु मिलते हैं। साधु बाबा, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ बेटा, वो माला जो मैंने तुम्हें दी थी वो कीमती निकली या नहीं? हाँ बाबा, वो तो बहुत कीमती थी और मैंने उसे बेच भी दिया। ये सुनते ही बाबा हंस पड़ते हैं। क्या तुमने वो माला बेच दी? हाँ, क्या करता मैं उस माला का। मैंने वो माला पूरे 50,000 में बेच दी थी। हे भगवान, तुम्हें पता है वो माला कितनी खास थी? क्यों, क्या हुआ बाबा? वो माला किस्मत बदलने वाली माला थी। तुम उस माला के दम पर कोई भी काम शुरू कर सकते थे और वो काम चल जाता। तुम्हें कभी भी काम में परेशानी नहीं आती। इसीलिए मैंने तुम्हें वो माला देते हुए कहा था कि इस माला को हमेशा अपने पास रखना और कभी नहीं बेचना। लेकिन आपने ये भी तो कहा था कि माला बहुत कीमती है, बहुत पुरानी है। हाँ, वो माला कीमती और पुरानी ही है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? क्या मुझे अब वो माला वापस मिल सकती है? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जहाँ तुमने वो माला बेची है उससे जाकर पूछो। सुरेश तुरंत ही उस सुनार की दुकान पर जाता है और वहां पहुंचते ही चौंक जाता है। जहां उस जगह पहले सुनार की एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, वहीं अब वहां पर सुनार ने बहुत बड़ा सोने का आभूषणों का शोरूम खोल लिया था। ये क्या हुआ? अभी 4 महीने पहले ही तो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान थी, अब ये इतना बड़ा शोरूम। आखिर अचानक से कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हो गया? खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस वो माला चाहिए। सुरेश माला मांगने के लिए सुनार से मिलता है। वो जो माला मैंने आपको बेची थी, वो माला मुझे वापस चाहिए। वो माला तुम्हें वापस चाहिए? लेकिन वो माला मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। उस माला के आते ही मुझे एक बहुत बड़ा 10 लाख का सोने के हार का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे पहले कभी नहीं मिला था। उसके बाद मुझे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते गए और कुछ महीनों में ही मैंने इतना बड़ा शोरूम बना लिया। अब तो वो माला मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। लेकिन वो माला मैंने आपको दी थी, इसलिए मैं वो आपसे वापस लेने आया हूँ। तुमने वो माला मुझे दी नहीं, बल्कि बेची थी। मैंने तुम्हें उस माला के पूरे 50,000 रुपए दिए थे। उस माला से आपका जीवन तो बदल गया, लेकिन मेरा जीवन वहीं का वहीं है। जबकि वो माला मेरे पास थी और मैंने ही आपको दी, फिर भी मेरे जीवन में संघर्ष ही है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मुझे वो माला तुमने लाकर दी थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर जरूर रख सकता हूँ। बस काम अच्छे से करना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। सुरेश सुनार के पास से निराश लौट जाता है और वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब पत्नी उससे कहती है, अब जो हो गया सो हो गया, और जो हो गया आप उसे भूल जाइए।
अब जब आपको सुनार अपने यहाँ काम दे रहा है तो आप वो काम कर लीजिए। इससे कम से कम आपके पास कुछ अच्छा काम तो होगा। हाँ, आखिर मेरे पास एक अच्छा काम भी तो नहीं है। और अभी हमारे पास जो 35,000 रुपए बचे हैं उन्हें हम अपनी बच्ची के लिए जोड़ कर रखेंगे, उसका स्कूल में दाखिला करवाएंगे और पढ़ाएंगे भी। आप चिंता मत कीजिए। मैंने भी समझ से काम नहीं लिया। मेरे पास इतना बड़ा मौका आया था, लेकिन मेरे लालच ने सब बेकार कर दिया। थोड़ा समझदारी से मैंने सोचा होता तो सब कितना अच्छा हो चुका होता। लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगा। अब जब मुझे काम मिल रहा है तो मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगा और खूब मेहनत से काम करके तुम सबको एक बेहतर जीवन देने की कोशिश करूंगा।